अनुष्का ने अपने मन में सोचा था, हुआ भी बिल्कुल ठीक वैसा ही। उसके चिल्लाने के कारण पल भर में सभी क्रू मेंबर उन लोगों की तरफ देखने लगे। उन्हें भी सच में यही लगने लगा कि कहीं कृतिका सच में एरोगेंट तो नहीं। लेकिन किसी दूसरे की सोच से कृतिका को कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। उसने शांति से अनुष्का को रिप्लाई किया, तुम बात को इतना बढ़ा क्यों रही हो? इसलिए कि मैंने बस तुम्हारी ऑर्डर की हुई कॉफी नहीं पी। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं कॉफी नहीं पीती हूँ। फिर भी तुम बात का बतंगड़ बनाने में लगी हुई हो। तुम्हारी लाई कॉफी नहीं पीने से मैं एरोगेंट कैसे हो सकती हूँ? कृतिका के जवाब को सुनते ही उनकी तरफ देख रहे क्रू मेंबर की सोच तुरंत बदलने लगी। अब वो कुछ पल पहले की तरह कृतिका को लेकर गलत नहीं सोच रहे थे। अनुष्का उस वक्त कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। इसके अलावा क्रू मेंबर उसके गुस्सैल नेचर को पहले से ही जानते थे, जबकि कृतिका ने आज तक सेट पर किसी को एक बार ऊंची आवाज में कुछ बोला तक नहीं था। इस वजह से उनके मन में कृतिका के एरोगेंट होने को लेकर आया शक तुरंत खत्म हो गया। अनुष्का को समझ नहीं आ रहा था कि वो कृतिका को आगे क्या कहे। अनुष्का मैम, मैंने भी कॉफी नहीं पी है क्योंकि मुझे भी कॉफी पसंद नहीं। अगर इस वजह से मैं भी आपको एरोगेंट लगती हूँ तो आई एम सॉरी, निर्मोही ने उसे टॉन्ट करते हुए कहा। उसकी बात को सुनकर कृतिका उसे देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। चाहे वो कृतिका का पिछला जन्म हो या ये जन्म, दोनों ही जन्मों में निर्मोही की पर्सनालिटी एक सी थी। जब वो किसी के साथ गलत होता देखती तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और उसके लिए स्टैंड लेती थी, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि सामने वाले का स्टेटस क्या है। कृतिका को याद आया कि कैसे उस जन्म में जेल में रहने के दौरान जब बाकी की कैदी लड़कियां उसे बुरी तरह मार रही थी तो निर्मोही ने आगे आकर उसे प्रोटेक्ट किया था। उस दिन के बाद से किसी भी कैदी ने उससे उलझने की या उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। इस वक्त भी निर्मोही उसके लिए स्टैंड ले रही थी। हाँ, मुझे भी ये बात पता नहीं थी कि तुम्हारी लाई कॉफी ना पीने पर तुम डिसरिस्पेक्ट फील करोगी। कृतिका ने भी अनुष्का को ताना मारा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालो, अनुष्का झल्लाते हुए बोली। सच में? तुम सीनियर हो तो तुम जो भी कहोगी हमेशा सही ही कहोगी। कृतिका ने फिर से उसका मजाक उड़ाया। कृतिका, ये खेल खेलना बंद करो। अनुष्का मैम ने दिल से सबके लिए कॉफी ऑर्डर की थी, फिर भी तुम कितना रूड बिहेव कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि एक कप कॉफी बहुत सस्ती चीज है? तुम्हें देखना चाहिए कि अनुष्का मैम ने पूरे क्रू के लिए कॉफी ऑर्डर की है। ये कितना महंगा पड़ा उन्हें, तुमने एक बार भी सोचा? अनुष्का की असिस्टेंट ज्योति ने उसकी चापलूसी करते हुए उसे सही साबित करने की कोशिश की। अगर तुम्हें लगता है कि कॉफी बहुत सस्ती चीज है तो तुम पूरे क्रू के लिए कुछ ऑर्डर क्यों नहीं करती? इतने दिनों में मैंने तुम्हें तो क्रू के लिए कुछ भी ऑर्डर करते हुए नहीं देखा। ज्योति कृतिका का मजाक उड़ाते हुए बोली। लगता है तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, निर्मोही ने चिढ़ते हुए कहा। एक कॉफी को लेकर तुम दोनों ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे वो कॉफी ना होकर देवताओं को अमर कर देने वाला अमृत है। हमें एक साथ और भी कई दिनों तक शूटिंग करनी है, इसलिए अपनी इस बचकानी हरकतों से सेट का माहौल खराब मत करो आप दोनों। क्या बस एक कॉफी ना पीने को लेकर कोई किसी से इतना बहस कर सकता है? क्योंकि उसने वो खरीदा था, इसलिए हर किसी को वो पीना चाहिए। कितना बेतुका है ये। तुम होती कौन हो अनुष्का मैम से इस तरह बात करने वाली? ज्योति निर्मोही पर चिल्लाई। उस लड़की के चिल्लाने भर से कृतिका ने तुरंत निर्मोही का हाथ पकड़ उसे पीछे खींचा, इस डर से कि कहीं इस बहस में पड़कर उसे अपनी नौकरी गंवानी ना पड़े। अनुष्का कोई बड़ी स्टार तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके पीछे कुछ लोग तो ऐसे थे जिनकी हेल्प से वो निर्मोही को इस फिल्म से बाहर करवाने की कोशिश कर सकती थी। इसके अलावा अनुष्का जरूरत से ज्यादा चालाक थी। इस बहस के बाद वो जानबूझकर निर्मोही को टारगेट करके उसके लिए सेट पर मुश्किलें खड़ी करती। शायद वो फिल्म के एक्शन डायरेक्टर के मन में निर्मोही को लेकर कड़वाहट भरने की कोशिश करती। तुम्हें रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब तुम अपने सामने वाले की रिस्पेक्ट करोगी, कृतिका ने बेरुखी से ज्योति को डांटते हुए कहा। अगर तुम किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करोगी तो वो तुम्हारे साथ अच्छे से क्यों पेश आएगा? हम दोनों में से कोई भी तुम्हारी अनुष्का मैम से बहस करने के लिए उसके पास नहीं गया था, बल्कि ये अनुष्का है जो बार बार मुझसे बहस करने के लिए मेरे पास आ रही है। मैं निर्मोही से बात कर रही थी।
और इसने अपने आप ये सोच लिया कि मैं उसके साथ मिलकर इसका मजाक उड़ा रही हूँ। बिना ये सुने कि हम क्या बात कर रहे थे, इसने अपने आप ही सोच लिया कि हमारे बीच क्या बातें हो रही थी। दिमाग इसका सटका हुआ है क्या? तभी अभिनव वहां आया। क्या हो रहा है यहाँ? अभिनव ने वहां आते हुए सवाल किया। वो डायरेक्टर दिवाकर के किसी काम में बिजी था, इसलिए शुरू में उसने इस बहस में उलझने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब उसने देखा कि अनुष्का के असिस्टेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है, तो उसे इस झगड़े को और बढ़ाने से रोकने के लिए बीच में आना पड़ा। उत्पल ने जब देखा कि उसकी स्टूडेंट निर्मोही भी उस बहस में शामिल है, तो वो तुरंत भागता हुआ वहां आया। वो डरने लगा कि कहीं इस बहस में निर्मोही प्रोडक्शन टीम के टारगेट में ना आ जाए। निर्मोही, ये सब क्या हो रहा है? निर्मोही ने जब देखा कि उसके मास्टर भी वहां आ गए हैं, तो उसके अंदर अनुष्का से बहस को लेकर हल्का फुल्का डर भी जाता रहा। वो जानती थी कि उसके मास्टर उसे सपोर्ट करेंगे, इसलिए वो बिना डरे हुए बोली, अनुष्का मैम ने सभी के लिए कॉफी ऑर्डर की है और वो चाहती हैं कि हम सब उनकी कॉफी पिएं, चाहे हमें कॉफी पसंद हो या ना हो। सर, आप जानते हैं कि मैं कॉफी नहीं पीती हूँ। कृतिका को भी कॉफी पसंद नहीं, इस वजह से हम दोनों ने कॉफी नहीं पी। लेकिन ये बात अनुष्का मैम को हजम ही नहीं हो रही और इस बात के लिए वो गुस्सा हो रही हैं। उन्हें लगता है उनकी ऑर्डर की हुई कॉफी ना पीकर हम दोनों उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ गिने चुने सेलिब्रिटीज का ही बिहेवियर अच्छा होता था। ज्यादातर सेलिब्रिटीज का बिहेवियर बाकियों के प्रति काफी खराब रहता था। वे बाहर मीडिया के सामने और पब्लिक प्लेसेस पर लोगों से काफी अच्छे पेश आते थे, लेकिन फिल्म सेट और पर्सनल लाइफ में उनका बिहेवियर उनके प्रति बहुत घटिया होता था। उत्पल इस बात को अच्छी तरह से समझता था। वो फिल्म इंडस्ट्री में एक लंबे समय से एक्शन डायरेक्टर का काम कर रहा था। इस वजह से उसकी मुलाकात हजारों ऐसे सेलिब्रिटीज से हुई थी जिनका बिहेवियर अपने क्रू मेंबर और बाकी के लोगों के साथ बुरा रहता था। इस बात को अच्छी तरह समझने के कारण ही वो खुद किसी झगड़े में उलझने से हमेशा बचते आया था। जब से निर्मोही उसके अंडर मार्शल आर्ट सीखने और बाद में फिल्म के लिए एक्शन सीन डिजाइन करने के उसके ग्रुप में आई थी, तब से उसे ये बात मालूम थी कि निर्मोही कॉफी नहीं पीती है। साथ ही उसे इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था कि अनुष्का उसके स्टूडेंट को डांट रही थी, जिसे कुछ भी कहने का उसे कोई हक नहीं था। इस वजह से उसे इस मैटर में इन्वॉल्व होना पड़ा। उत्पल एक फेमस एक्शन डायरेक्टर था। उसके पास फिल्मों के एक्शन सीन डायरेक्ट करने के लिए ऑफर की लाइन लगी रहती थी। फेमस होने के साथ साथ वो काफी रिस्पेक्टेड भी था। इस वजह से उसकी टीम के किसी भी मेंबर को फिल्म का डायरेक्टर तक कुछ नहीं कहता था। फिर अनुष्का की हिम्मत कैसे हुई उसके स्टूडेंट को डांटने की? अनुष्का, अपनी हद में रहो। मेरी असिस्टेंट से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे कहो, उसे कुछ भी कहने का तुम्हें कोई हक नहीं। उस बहस का कारण जानने के बाद उत्पल अनुष्का पर बुरी तरह भड़का हुआ था। बस एक कॉफी पूरे क्रू के लिए ऑर्डर कर तुम्हें लगता है कि तुम पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बॉस बन गई हो, जिसका जब मन करे किसी को भी डांट दे। तुम चाहती हो कि एक कॉफी के लिए सभी को तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। अनुष्का ने ये सब सिर्फ अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए किया है। जब सभी लोग उसके हाथों से कॉफी ले रहे थे, तो उस दौरान उसकी असिस्टेंट चुपके से उन सबकी फोटो लेने में बिजी थी। अब तक तो उसने इन्हें सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट भी कर दिया होगा। अब सभी मीडिया वाले उसे लेकर एक अच्छा आर्टिकल लिखेंगे कि अनुष्का अपने क्रू के साथ काफी मिलजुल कर रहती है और उनसे अच्छे से बिहेव करती है। ये बातें उसे इंटरनेट पर ट्रेंड करने में हेल्पफुल होंगी और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। लोगों को लगेगा कि अनुष्का दिल की काफी अच्छी लड़की है। कृतिका ने शांति से उत्पल से कहा। उसके बाद सुनते ही अनुष्का के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसके एक्सप्रेशन को चेंज होते देख सारे क्रू को इस बात का एहसास हो गया कि जो कृतिका ने अभी अभी कहा था वो एकदम सच है। अनुष्का ने आंखों से अंगारे बरसाते हुए अपनी असिस्टेंट ज्योति को देखा, जिसके अनुष्का के गुस्से को देख डर से हालत खराब हो गई। अनुष्का मैम, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो बस आपके कहे अनुसार चुपचाप पिक्चर्स लेकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और कुछ नहीं। तुम्हें उस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अभिनव ने अनुष्का को टॉन्ट करते हुए कहा। तुम्हें शायद ये पता नहीं कि फिल्म क्रू को ज्वाइन करने से पहले कृतिका एक्चुअल में क्या करती थी। अभिनव की बात सुनते ही उत्पल और निर्मोही एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे।
अनुष्का को हमेशा से ऐसा लगता आया था कि कृतिका बस एक न्यू कमर है। उसने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि फिल्म लाइन में आने से पहले वो क्या करती थी। एक्टिंग लाइन में आने से पहले कृतिका प्रोफेशनल तौर पर एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थी, फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट पीआर में से एक, जिसे इस साल का बेस्ट न्यू कमर गोल्ड फिंगर अवार्ड भी दिया गया है। एक टॉप लेवल की पीआर की नजरों से तुम अपने ऐसे बचकाने तरीकों को तो बिल्कुल भी नहीं छिपा पाओगी। अभिनव ने अनुष्का को कृतिका के बारे में बताया। सच कहें तो अब कृतिका भी अनुष्का से बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। वो बिना निखिल के सपोर्ट के ही अपनी पीआर स्किल्स को यूज कर उससे रिलेटेड कुछ ऐसी नेगेटिव बातें मीडिया में फैला सकती थी कि जिससे उसका फिल्मी करियर पूरी तरह बर्बाद हो जाता। लेकिन वो अनुष्का को अभी भी संभलने का एक और मौका देना चाहती थी। वैसे अनुष्का पीआर के काम के बारे में तो जानती थी, लेकिन उसे गोल्ड फिंगर अवार्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए उसे कोई बड़ी बात नहीं लगी, ना उसने इसकी कोई परवाह की। उसने नफरत भरी निगाहों से कृतिका की तरफ अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए कहा, ये और टॉप लेवल की पीआर? अगर ये सच में टॉप लेवल की पीआर थी तो इसने वो लाइन क्यों छोड़ दी और एक्टिंग में क्यों आई? मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, शायद पब्लिक रिलेशन के वर्क में तुम्हें अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन एक्टिंग लाइन में तुम्हें अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी ही होगी। अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट किए बगैर तुम इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पाओगी। फिर भी पता नहीं तुम खुद को क्या समझती हो जो अपने सीनियर्स की तुम्हारे दिल में जरा भी रिस्पेक्ट नहीं। रिस्पेक्ट की बात तुम तो करो ही मत। पूरे क्रू की भी बात की जाए तो किसी की रिस्पेक्ट न करने में तुम सबसे आगे हो। उत्पल ने अपना फोन निकालते हुए कहा, बस एक कप कॉफी, सिर्फ इसके लिए तुम खुद पर कितनी प्राउड हो। और अगर किसी ने नहीं पी तो उसे तुम अपनी डिसरिस्पेक्ट समझ रही हो। मैंने भी तुम्हारे ऑर्डर की हुई कॉफी नहीं पी है। तुम में हिम्मत है तो इस बात को लेकर मुझ पर गुस्सा दिखाओ, फिर बताता हूँ तुम्हें कि डिसरिस्पेक्ट करना किसे कहते हैं। सभी क्रू मेंबर ध्यान दें, आज रात का डिनर आप सबको मेरी तरफ से। अनुष्का को डांटने के बाद उत्पल ने सभी क्रू को डिनर के लिए इनवाइट किया और सबके सामने उसने फोन पर होटल में सभी क्रू के लिए रात के डिनर का ऑर्डर दे दिया। कृतिका मैम। ठीक उसी पल एक जानी पहचानी आवाज कृतिका को सुनाई दी। कृतिका ने आवाज की तरफ पलटकर देखा तो वो शॉक्ड हो गई। उसे पुकारने वाला निखिल का ड्राइवर जाधव था। वो यहाँ क्या कर रहा था? कृतिका को अब अनुष्का या किसी और की कोई फिक्र नहीं थी। उसे लगा कि शायद निखिल नेपाल आया हुआ है, इसलिए वो भागकर जाधव के पास गई। जाधव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या निखिल भी यहाँ आया है? नहीं मैम, सीईओ सर यहाँ नहीं आए हैं, जाधव ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें आपकी चिंता हो रही थी तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया ताकि मैं खुद आपसे मिलकर ये कंफर्म कर लूं कि आप ठीक हैं या नहीं। वैसे निखिल शाम में खुद कृतिका से मिलने के लिए आने वाला था, लेकिन वो इसे सरप्राइज रखना चाहता था, इसलिए जाधव ने निखिल के सेम डे कृतिका से मिलने के लिए आने वाली बात उसे नहीं बताई। उसके ना आए होने की बात सुन कृतिका उदास हो गई। इन कुछ दिनों में उससे दूर रहकर उसने निखिल को काफी मिस किया था। वो हर दिन वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, चाहे निखिल कितना भी बिजी क्यों ना हो। वो वीडियो कॉल पर कृतिका से बात करने के बाद ही सोने जाता था, लेकिन उसका कृतिका के सामने ना होना उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। कृतिका ये बात जानती थी कि आज फ्राइडे है, वीकेंड शुरू हो चुका था। निखिल चाहता तो जरूर आ सकता था, लेकिन उसके पास काफी काम होगा, शायद वो इसीलिए नहीं आ पाया। ये बात भी उसे ध्यान में थी कि जरूरत पड़ने पर बिजनेस ट्रिप पर उसे कई शहरों और अलग अलग देशों में जाना पड़ता था, इसलिए हर वीकेंड पर काम से छुट्टी लेना निखिल के लिए पॉसिबल नहीं था। मैं ठीक हूँ, आप उनसे कहिएगा कि वो मेरी जरा भी चिंता ना करें, कृतिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जाधव भी मुस्कुरा उठा, जी जरूर। वैसे सीईओ सर ने पूरे क्रू मेंबर के लिए आपकी तरफ से लंच का ऑर्डर किया है। अभी जाधव ने अपनी बात कही ही थी कि एक रेस्टोरेंट का कुछ स्टाफ एक वैन से वहाँ सभी के लिए खाना लेकर आ गया। उसमें कई तरह की डिशेस थी, वेज और नॉन वेज दोनों। जल्दी ही वहाँ टेबल पर रेस्टोरेंट के स्टाफ ने सभी डिशेस सिलसिलेवार ढंग से रख दिए। ये काफी शानदार था, बिल्कुल किसी बड़ी पार्टी की तरह। उसी पल शौर्य वहाँ आया और शॉक्ड होते हुए बोला, क्या बात है, ये सब किसने ऑर्डर किया?
सच में उस छोटे से शहर में उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी सारी वैरायटी की डिशेस उसे एक साथ देखने को मिलेंगी। फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने एक दूर दराज की जगह को चुना था। वहाँ एक साथ खाने के लिए इतनी चीजों को देखना शौर्य के साथ साथ सभी के लिए शॉकिंग था। इस जगह मशरूम से बने डिशेस काफी फेमस थी, इसलिए शहर से काफी दूर होने के बाद भी कई टूरिस्ट यहाँ पर बनी मशरूम की खास डिशेस खाने के लिए आते थे। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आने लगा है, शौर्य ने पास खड़े डायरेक्टर दिवाकर से कहा। हाँ, सेम हियर, दिवाकर हंसते हुए बोला। जब मैं यहाँ फिल्म लोकेशन की साइट चूज करने के लिए आया था, तब मैंने यहाँ की मशरूम की फेमस डिश खाई थी। ये थोड़े स्पाइसी होते हैं लेकिन साथ ही काफी टेस्टी भी। अनुष्का भी मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास आई। क्या आज दिवाकर सर हमें ट्रीट दे रहे हैं? दिवाकर ने तुरंत ना में अपना सिर हिलाया। ना, ये मैंने ऑर्डर नहीं किया है। कृतिका ने उनके करीब आते हुए कहा, सर ये सब मेरे बॉयफ्रेंड ने ऑर्डर किया है, क्या हम सभी लंच कर सकते हैं? इससे फिल्मिंग में डिले तो नहीं होगा ना? कृतिका ने जब मेरे बॉयफ्रेंड कहा तो दिवाकर समझ गया कि ये सब निखिल ने ऑर्डर किया था। फिर वो दिल ही दिल में उसे कोसने लगा। वो शैतान इस स्पेशल लंच की बदौलत अपनी गर्लफ्रेंड की मदद प्रोडक्शन स्टाफ का दिल जीतने के लिए कर रहा था। हाँ, क्यों नहीं? दिवाकर ने तुरंत हामी भरी। वैसे भी लंच का टाइम होने ही वाला है, चलो पहले सभी खा लेते हैं। अभिनव ने तुरंत सभी को लंच ब्रेक में एक साथ खाने के लिए इनवाइट किया। टेबल पर रखी ढेर सारी डिशेस को देख पहले ही उन सभी के मुंह में पानी आ चुका था। सभी ने एक साथ कृतिका को थैंक यू कहा। अनुष्का से कॉफी लेते हुए वो बस पोलाइट थे, लेकिन कृतिका की तरफ से ऑफर हुए लंच के लिए उन्होंने दिल से उसे थैंक यू कहा। वैसे भी एक कप कॉफी की तुलना इस स्पेशल लंच से तो नहीं की जा सकती थी। इस दौरान अनुष्का गुस्से से जल भुन रही थी। उसने जाधव को एक नजर देखा, फिर वो उसके पास गई। एक झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए उसने उससे सवाल किया, क्या आप कृतिका के बॉयफ्रेंड हैं? उसके सवाल को सुनकर जाधव डर के मारे तुरंत कांपने लगा। झट से वो ना में अपना सिर हिलाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, आप भी क्या क्या सोच लेती हैं, मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ। अगर अनुष्का की बात किसी तरह निखिल के कानों में पड़ जाती तो वो गुस्से में आकर जाधव को मिलने वाला इस साल का पूरा बोनस ही कट कर देता। निखिल ऐसा करने में माहिर था और ये बात उसके असिस्टेंट अनुपम से ज्यादा बेहतर तरीके से और कौन जानता होगा। उस बेचारे की सैलरी के साथ साथ कई बार उसकी बोनस निखिल ने एज अ पनिशमेंट कट कर दी थी। अनुष्का ने निराशा में अपना सिर झुका लिया। जाधव के एक्सप्रेशन से वो समझ गई थी कि बेचारा बुरी तरह उसके सवाल से डर गया था। उस लड़की ने एक पल के लिए सोचा कि शायद कृतिका का बॉयफ्रेंड एक ड्राइवर है, लेकिन शर्मिंदगी से बचने के लिए वो क्रू में किसी को ये पता नहीं चलने देना चाहती कि वो एक्चुअल में ड्राइवर का काम करता है। जब अनुष्का ये सोच रही थी, उस दौरान निर्मोही ने मशरूम की बाइट लेते हुए अनुष्का का मजाक उड़ाते हुए कहा, अनुष्का मैम, आप हमारे साथ लंच क्यों नहीं कर रही हैं? क्या ये स्पेशल लंच आपके लिए बहुत सस्ती चीज है? अब आप ये ना खाकर कृतिका की इंसल्ट नहीं कर रही? वो लड़की तो पहले ही कृतिका से जेलस फील कर रही थी। उसने बड़ी ही बेरुखी से जवाब दिया, मुझे एक साथ इतना कुछ स्पाइसी खाना पसंद नहीं। उसके बाद उसने अपने असिस्टेंट को कहकर उसे अपने लिए कुछ नॉर्मल खाने के लिए लाने को कहा। उस पल में उत्पल को एक बात याद आई। फिर उसने मन ही मन अनुष्का का मजाक उड़ाते हुए खुद से कहा, अगर इसे पता होता कि ये लंच निखिल ओबेरॉय ने ऑर्डर किया था, ये भूल के भी इसे खाने से मना नहीं करती। उसने गुस्से से अनुष्का की तरफ देखा, फिर नफरत भरी एक मुस्कुराहट के साथ उसने दिवाकर से कहा, दिवाकर, आज की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद राइटर्स की टीम के साथ हम कहीं बाहर साथ में चलते हैं। देखें यहाँ के मशरूम की और कौन कौन सी डिशेस हमें खाने को मिल सकती हैं। दिवाकर ने हंसते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं भी यही सोच रहा था। आज की शूटिंग वैसे भी खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं है। कृतिका के कुछ सीन्स शूट करने बाकी हैं, वो पूरे करने के बाद हम आज के लिए पैकअप कर देंगे। बढ़िया, साथ में शौर्य और रौनित को भी ले लेंगे। इसके बाद जो उत्पल ने कहा, उससे अनुष्का भड़क कर रह गई। रही बात अनुष्का की, तो उसे साथ नहीं ले जाते हैं, उसे तो स्पाइसी मशरूम पसंद ही नहीं है। उत्पल की बात सुनने के बाद अनुष्का इतने गुस्से में आ गई कि उसने जोर से अपना मोबाइल टेबल पर पटक दिया।
वो तो शुक्र था कि फिल्म सेट पर मौजूद वो टेबल फाइबर का था, इसलिए मोबाइल को कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना तो टूट ही जाता। शूटिंग होने के हर दिन कोई ना कोई ऐसा मौका वो ढूंढ ही लेती थी जहां उसे डायरेक्टर दिवाकर के साथ थोड़ा अकेले में वक्त बिताने का मौका मिल जाए, ताकि इस दौरान उसे अपने झांसे में लेकर वो खुद को उसकी अगली मूवी में किसी तरह कास्ट करवा सके। चाहे वो रोल लीड कैरेक्टर का ना हो, वो बस उसकी अगली मूवी में कास्ट होनी चाहिए थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। ज्यादातर डायरेक्टर्स के बीच की आपसी फ्रेंडशिप में वो अपनी फिल्म में काम कर चुके एक्टर्स को दूसरे के फिल्म के लिए रिकमेंड किया करते थे, और अगर दिवाकर जैसा नामी डायरेक्टर अगर उसे किसी अदर डायरेक्टर की मूवी के लिए रिकमेंड करता तो उसे उन लोगों की फिल्म में कास्ट जरूर किया जाता। भले ही दिवाकर अनुष्का से सेट पर और सेट के बाद काफी पोलाइटली पेश आता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसे अरेंजमेंट कर रखे थे कि सेट के बाद वो लड़की उससे किसी भी तरीके से किसी भी चीज को लेकर ना मिल पाए। आज पहली बार उसे दिवाकर से सेट के अलावा कहीं मिलने का मौका मिला था, लेकिन उसके इस मौके पर उत्पल ने बीच में अड़ंगा मार दिया। सच में उसे उत्पल से या उसके असिस्टेंट से उलझना नहीं चाहिए था। लंच करने के बाद सभी ने फिर से शूटिंग स्टार्ट कर दी। जाधव इस दौरान वहीं रुका रहा। उसने गाड़ी भाड़े पर ले ली थी। कृतिका की शूटिंग पूरी होने के बाद उसने उसी से उसे होटल छोड़ दिया। उस दिन की शूटिंग बहुत ही थका देने वाली थी, इसलिए अपने कमरे के अंदर आते ही कृतिका का मन बिस्तर पर गिर जाने को हुआ। सेट पर रोज होने वाली शूटिंग में उसके अपने सीन की शूटिंग को हो जाने के बाद उसे सेट पर ही रुकना पड़ता था, क्योंकि प्रोडक्शन टीम तब तक तो नहीं लौटती थी जब तक कि पूरे दिन की शूटिंग कंप्लीट ना हो जाती। कृतिका को भी उन्हीं के साथ लौटना होता था। बाकी के एक्टर्स की तरह कृतिका के पास अपनी कोई वैनिटी वैन भी नहीं थी। आज चूंकि जाधव सेट पर कार लेकर आया था, तो अपने हिस्से की शूटिंग पूरी करने के बाद प्रोडक्शन टीम के काम को पूरा होने का वेट किए बगैर वो सीधे जाधव के साथ होटल लौट आई। वैसे निखिल कृतिका के लिए एक वैनिटी वैन खरीद लेना चाहता था, लेकिन कृतिका ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वो श्योर नहीं थी कि इस फिल्म की शूटिंग करने के बाद वो आगे भी फिल्मों में काम करेगी भी या नहीं। अगर वो अभी उसके लिए एक वैनिटी वैन खरीद लेता और आगे जाके वो फिल्मों में काम कंटिन्यू नहीं करती, तो इस वैन का फ्यूचर में कोई यूज ही नहीं रह जाता। एक तरह से ये बस पैसों की बर्बादी होती। इसलिए उसने निखिल को साफ साफ मना कर दिया कि वो ऐसा कुछ ना खरीदे। कृतिका को उसके सामान के साथ उसके कमरे तक छोड़ने के बाद जाधव होटल में ड्राइवर्स के लिए स्टे करने के लिए बने रिजर्व्ड रूम में चला गया। अनुष्का भी आज होटल में आई हुई थी। वो डायरेक्टर दिवाकर से मिलने की कोशिश में लगी हुई थी। जब उसकी नजर जाधव पर पड़ी तो उसने नफरत भरी नजरों से उसे देख मुस्कुराते हुए कहा, उसने तो कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर भी वो कृतिका की शूटिंग के पूरा होने तक वहीं रुका रहा और उसे खुद यहाँ तक पहुंचाने के लिए आया। बिल्कुल, ज्योति ने अनुष्का की हाँ में हाँ मिलाई। कृतिका जरूर सबके सामने उसे बॉयफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट करने में शर्मिंदा महसूस करती होगी, इसलिए वो उससे अपने रिश्ते को रिवील नहीं कर रही। वैसे उसका बॉयफ्रेंड उसे खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा है। सिर्फ कृतिका के लिए न जाने आज उसने कितने पैसे खर्च कर दिए, जबकि वो बस एक मामूली सा ड्राइवर है। महीने में वो कितना कमा लेता होगा? मेरे ख्याल से आज के इस स्पेशल लंच के चक्कर में उसने अपने पूरे महीने की सैलरी ही खर्च कर दी होगी। अनुष्का मुस्कुरा उठी। ये एक नंबर का बेवकूफ है। इसे इतना भी नहीं पता कि एक बार जैसे ही कृतिका ने अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद वो इसे लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेगी। हो सकता है कि जब इसके पास कृतिका पर खर्च करने को लेकर पैसे ना बचे, तब भी वो लड़की इससे दूर ही चली जाएगी। अनुष्का मैम, ये देखिए, ज्योति ने चुपचाप अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अनुष्का ने देखा कि ज्योति ने अपने फोन पर कृतिका और जाधव की साथ में बात करते हुए एक तस्वीर खींच ली थी। अगर फ्यूचर में दोनों के बीच में ब्रेकअप होता है या वो उसे धोखा देती है, तो हम इसे इंटरनेट पर डालकर उसकी रेपुटेशन को बर्बाद कर सकते हैं। जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करो, अनुष्का खुशी से उछलते हुए बोली। ज्योति, तुम काफी स्मार्ट हो। अगर फ्यूचर में मैंने इस इमेज को कभी यूज किया तो मैं तुम्हें बढ़िया बोनस दूंगी। ज्योति बेमन से मुस्कुराई।
अनुष्का उसे बोनस सिर्फ तभी देगी जब वो उसे फ्यूचर में कभी यूज कर पाई तो। अगर वो उसे यूज नहीं कर पाई तो ज्योति को कोई बोनस नहीं मिलेगा। अनुष्का सच में काफी कंजूस थी। इधर ड्राइवर के लिए रिजर्व्ड रूम में आकर जादव बिस्तर पर गिर चुका था। दूसरी तरफ अपने कमरे में कृतिका भी काफी थकी हुई नजर आ रही थी। वो जैसे तैसे फ्रेश हुई और सीधे सोने के लिए बेड पर आ गई। वो अच्छी खासी नींद में थी जब उसे अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई उसे बेड पर दबा रहा था, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। वो इतनी गहरी नींद में थी कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। उसे लगा जैसे कमरे में उसके बेड पर कोई भूत आ गया है जो उसे परेशान कर रहा है। भूत का ख्याल दिल में आते ही कृतिका की डर के मारी हालत खराब हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो चीखती, उस भूत ने उसके माथे पर एक प्यार भरा किस कर लिया। ऐसा होते ही कृतिका की आंखें खुल गई, लेकिन फिर भी कमरे में अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो भूत उसके कुछ ज्यादा ही करीब था, जिसकी वजह से वो उसे जरा भी नहीं देख पा रही थी। डर और घबराहट में कृतिका ने जोर से उसे खुद से दूर धकेला। वो उस भूत को लात घूंसा मारने की कोशिश ही करने वाली थी कि जब उसे वो जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। कृति, क्या कर रही हो? ये मैं हूँ। बस उसके बोलने भर की देर थी और कृतिका उसकी सांसों से आई मीठी खुशबू में डूबकर मदहोश होने लगी। ये वो आवाज थी जिसे वो हर दिन मिस कर रही थी। फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ कि ये वही है। निखिल, क्या तुम हो? कृतिका ने उसे और दूर धकेला ताकि वो उसे देख सके। निखिल बेड पर पीछे जा गिरा। अंधेरे से डूबे कमरे में कृतिका उसे कैसे देख पाती? फिर झट से उसने बेड के साइड में रखे लैंप का स्विच ऑन किया। उससे निकली पीली रोशनी में निखिल किसी हीरे की तरह चमक रहा था। कृतिका को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। कुछ पल के लिए वो उसे हैरान होकर देखती रही। ये तुम ही हो? उसे कंफ्यूज देख निखिल अपनी हंसी नहीं रोक पाया। हंसते हुए उसने उसकी नोज को हल्के हाथों से पकड़कर दाएं बाएं घुमाया। फिर उसने कहा, बस कुछ दिन की दूरी और इतने में ही तुम अपने बॉयफ्रेंड को भूल गई। इतना कि तुम उसे पहचान भी नहीं पा रही हो। तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जवाब में कृतिका बस मुस्कुरा कर रह गई। न जाने क्यों पर उसकी आंखों से आंसू छलक आए थे। वो खुद को रोक नहीं पाई और निखिल की बाहों में कूद पड़ी। उसकी बाहों ने निखिल को कसकर थाम लिया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। निखिल की हालत भी कृतिका जैसी ही थी। उस लड़की ने उसे कसकर अपनी बाहों में थाम रखा था, इसलिए वो उसकी आंखों से बहते आंसू को देख नहीं पा रही थी। झट से निखिल ने अपने आंसू पोंछ लिए ताकि कृतिका उन्हें देख न पाए। उसने सच में उस लड़की को बहुत मिस किया था। हर दिन वो उसे याद करता था। बार बार उसका मन फ्लाइट लेकर कृतिका से मिलने के लिए आने को करता था। इस वीक वो काम को लेकर काफी बिजी रहा। सोने की बात करें तो बस 2 से 3 घंटे ही रात में सो रहा था। उसे सप्ताह भर के सारे काम फ्राइडे तक पूरे कर लेने थे। शाम में लॉस एंजलिस से मुंबई आने के बाद उसने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया और सीधे अगली फ्लाइट लेकर नेपाल आ गया ताकि पूरा वीकेंड वो अपनी कृतिका के साथ बिता सके। उसका पूरा बदन अभी भी ठंडा था और कृतिका उस वक्त एक पतली सी नाइट ड्रेस में थी। कुछ पल के बाद ही निखिल के बदन की ठंडक कृतिका के उस पतले से ड्रेस से होते हुए उसके बदन में समाने लगी। निखिल ने उसकी पीठ को रब करते हुए कहा, थोड़ी देर रुककर मुझे गरमा लेने दो, उसके बाद मुझे हक करना, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। कृतिका ने उसके सीने पर ही ना में अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं होने देने वाली हूँ। इस लड़की ने सच में बहुत मिस किया था उसे। उसकी बात सुनने के बाद निखिल के दिल में उसके लिए प्यार उमड़ आया। उसने फिर से उसके माथे को चूम लिया। कुछ पल के बाद कृतिका ने निखिल का जैकेट उसके बदन से उतार दिया। लगता है बहुत जल्दी में हो। निखिल ने आते ही उसे छेड़ना शुरू कर दिया था। एक पल को उसे लगा जैसे उसके जैकेट उतारकर कृतिका आज उनके रिश्ते को और करीब लाने की कोशिश करने वाली थी। जैसे ही कृतिका ने उसके जैकेट को उतारा, झट से निखिल ने अपने शर्ट के बटन खोल दिए। कृतिका ने हैरानी से निखिल को देखा। इस लड़के के मन में क्या चल रहा है?
उसका जैकेट सामने वाले टेबल पर फेंक कर झट से उसने खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरह कवर कर लिया। जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है, मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था। तुम चुपचाप मेरे बगल में सो सकते हो, बस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। निखिल खिलखिलाकर हंस पड़ा, जैसे वो उसे चिढ़ा रहा हो। उसने अपनी शर्ट उतारी, उसके बाद अपनी बेल्ट और फिर अपनी पैंट। कृतिका बुरी तरह घबरा गई। ये लड़का उसके कुछ ज्यादा ही करीब आने के मूड में था। उसने एक बार फिर से खुद को कसकर ब्लैंकेट से कवर कर लिया और दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। निखिल धीरे से बेड पर उसके बगल में आते हुए बोला, तुमसे मिलने की जल्दी में मैं अपने कपड़े लाना भूल गया, इसलिए चेंज करना जरूरी था, वरना पैंट शर्ट तो क्या, तुम्हारे साथ एक ही बेड पर सोने से पहले मैं अपना जैकेट भी पहने रहता। कृतिका ने कुछ नहीं कहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सच कह रहा था या झूठ, लेकिन वो उसे शैतानी करने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। उसे अपनी तरफ पलटते ना देख निखिल फिर से हंसने लगा। फिर उसने कृतिका को डराने के लिए उसे छेड़ते हुए कहा, आराम से सोना, जागते हुए मैं तुम्हें जरा भी परेशान नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन सो जाने के बाद मेरा मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। नींद में मेरे अंदर का राक्षस बाहर आ जाता है। ऐसे वो ऐसा कुछ करने वाला नहीं था, लेकिन कृतिका को परेशान करने में उसे बड़ा मजा आ रहा था। कृतिका अच्छी खासी घबरा गई थी, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी कि निखिल उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। वो उस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी। वो शांति से पलटकर उसकी बाहों में समा गई। निखिल के बदन की आती खुशबू से वो पूरा कमरा पूरी तरह महक उठा था, जिसे स्मेल करते हुए कृतिका राहत से भरी लंबी सांसें ले रही थी, जो सीधे निखिल के सीने से टकरा रही थी। उसकी बाहों से आजाद होकर कृतिका बेड के कोने में जाकर बैठ गई थी। वो अभी भी काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसके चेहरे ने उसके सीने में एक आग सी लगा दी थी। वैसे फिलहाल तो मुझे शूटिंग के कारण इतनी सुबह उठना पड़ रहा है, भले ही मुझे कोई सीन शूट ना करनी हो, लेकिन फिर भी मुझे सुबह सुबह ही सेट पर क्रू को रिपोर्ट करना होता है, ताकि टाइम से मेकअप और हेयर स्टाइलिंग करने के बाद मैं अपने सीन की शूटिंग करने का वेट कर सकूं। मुझे हर वक्त तैयार रहना होता है, पता नहीं कब मेरी बारी आ जाए, क्योंकि फिल्मिंग में अब किसके हिस्से की शूटिंग होगी ये फिक्स नहीं होता। सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है, कृतिका ने एक्सप्लेन किया। ये तो काफी थका देने वाला है। वैसे निखिल भी फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन वो इतने टॉप लेवल पर था कि उसे कभी किसी फिल्म के सेट पर नहीं जाना पड़ा, ना ही उसने कभी शूटिंग से जुड़ी डिटेल्स को जानने की कोशिश की। इसके अलावा उसे इस बात की चिंता भी नहीं रही कि सेलिब्रिटीज के लिए ये कितना टफ होता होगा। इस फिल्म की शूटिंग करने के बाद फ्यूचर में तुम और कोई फिल्म साइन मत करना। कृतिका को इतनी सुबह अपनी नींद पूरी किए बगैर काम पर जाने को देख निखिल का दिल उसके लिए दर्द करने लगा। वो काफी टैलेंटेड थी, बिना एक्ट्रेस बने भी वो अपनी लाइफ में काफी कुछ हासिल कर सकती थी। वैसे सच कहूँ तो ये काम है बड़ा इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि मैं अब इसे पसंद करने लगी हूँ, कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले ये काफी चैलेंजिंग था, मुझे नहीं पता था कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। मुझे फिल्म लाइन पसंद आ गई है। ये देखकर कि कृतिका सच में फिल्मिंग को लेकर काफी इंटरेस्टेड है, निखिल ने भी उसकी बात में हामी भरी। ठीक है, फिर आगे से कोई भी प्रोजेक्ट चूज करने से पहले अच्छे से सोच लिया करना। तुम्हारी हर फिल्म किसी बड़े डायरेक्टर और अच्छे प्रोडक्शन हाउस के अंडर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम वो फिल्म चूज मत करना। कृतिका ने दिल ही दिल में सोचा, वो बस एक न्यू कमर थी। सिर्फ निखिल के सपोर्ट के कारण ही वो अपनी मर्जी से फिल्में सेलेक्ट कर सकती थी। हालांकि इस लाइन में होने वाले स्कैंडल और नेगेटिव पब्लिसिटी को निखिल अच्छे से जानता था, लेकिन फिर भी वो कृतिका को मना नहीं कर सकता था। वैसे उसके होते हुए कृतिका को कभी भी किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। उसे उन एक्ट्रेसेस की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं थी जो फिल्म लाइन में आगे बढ़ने के लिए आसान तरीकों को आजमाती थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ बुरे ही लोग हुआ करते थे। कई ऐसे भी लोग इस लाइन में थे जिनके मोरल्स काफी अच्छे थे। कई ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स भी यहाँ थे जो अपनी एक्टिंग टैलेंट पर भरोसा करते थे।
ना कि किसी बुरे तरीकों पर। अगर तुम सच में एक एक्ट्रेस बनना चाहती हो, तो क्या तुमने कभी एक्टिंग को प्रोफेशनली सीखने के बारे में सोचा है? निखिल ने कृतिका से सवाल किया। कृतिका अब तक बेड से उठ गई थी। वो अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी। तब उसने निखिल के सवाल को सुना। वो उसकी तरफ पलटी। क्या मुझे किसी आर्ट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए किसी तरह का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। निखिल मुस्कुराते हुए बेड से उठ गया। तुम पहले ही आर्ट स्कूल में स्टडी कर रही थी, बस तुम्हारा सब्जेक्ट दूसरा था। अगर तुम वापस से स्कूल जाना चाहो, तो हम सेम स्कूल में तुम्हारे सब्जेक्ट को चेंज करवा देंगे। तुम्हें फिर से कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। वैसे तुम्हारे पास डायरेक्टर दिवाकर की फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस भी रहेगा, जिसे तुम अपने एप्लीकेशन में ऐड कर सकती हो। इसके बाद कोई भी स्कूल तुम्हें एडमिशन देने से मना नहीं करेगा। इन सब के बावजूद निखिल का सपोर्ट भी तो कृतिका के साथ था। उसकी रिकमेंडेशन भर से कृतिका को देश के सबसे बड़े आर्ट स्कूल तक में एडमिशन मिल सकती थी। ओबेरॉय कॉरपोरेशन हर साल देश के बड़े बड़े आर्ट स्कूल जाकर स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती थी और साथ में स्कूल को फंड देती थी। उनका दिया गया फंड कोई छोटा मोटा फंड नहीं होता था। इस वजह से कोई भी आर्ट स्कूल ओबेरॉय कॉरपोरेशन के किसी भी डिमांड को ना नहीं कर सकती थी। पहले मैं श्योर नहीं थी कि इस मूवी को पूरा करने के बाद मैं वापस से पीआर डिपार्टमेंट जाऊंगी या अपने स्कूल लौटकर अपनी पढ़ाई को पूरा करूंगी। कृतिका ने निखिल को देख मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मैं एक्टिंग सीखना चाहती हूँ। उस पल में कृतिका किसी छोटी बच्ची की तरह खुश थी और एक्साइटमेंट में जंप कर रही थी। जैसे किसी नए स्कूल में जाने से पहले बच्चे के मन में खुशी, एक्साइटमेंट और फ्यूचर को लेकर थोड़ा डर रहता है। कृतिका उस वक्त बिल्कुल उसी तरह बिहेव कर रही थी। ठीक है, निखिल ने मुस्कुराते हुए उसकी बात पर हामी भरी। कृतिका के दिल में जो भी ख्वाहिशें हो, वो उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरी करना चाहता था। निखिल की नजरें कृतिका पर टिकी हुई थी। वो बिना पल के झपकाए उसे देख रहा था, मानो अभी आगे बढ़कर वो उसे अपनी बाहों में भर लेगा। ये ख्याल मन में आते ही कृतिका झट से नहाने के लिए अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में जाने लगी। जब निखिल ने ये देखा तो उसके मन में वो ख्याल आया। भले ही रात को वो दोनों उस आखिरी मोड़ तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन उसके अलावा उन दोनों के बीच अब और कोई दूरी बची नहीं थी। एक होने के अलावा वो एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। तो क्या कृतिका को अब भी उससे पर्दा करना चाहिए था? वो भी अपने कपड़े बदलना चाहता था, लेकिन कृतिका ने उसे मना कर दिया। तुम अपने कपड़े मत बदलो, मैं पहले जाती हूँ, तुम थोड़ी देर और सो लो। वैसे भी पूरे सप्ताह तुम ठीक से सोए नहीं हो। अरे नहीं, पहले मुझे तुम्हें फिल्म सेट तक छोड़ना है, उसके बाद वापस आकर मैं सो लूंगा। निखिल अपने बैग से कुछ कपड़े निकालते हुए बोला। निखिल अपने साथ कोई बड़ा सा लगेज नहीं लेकर आया था, इसलिए रात में कमरे में आने के बाद उसने शांति से उसे जमीन पर रख दिया ताकि कृतिका की नींद ना खुले और वो उसे सरप्राइज कर सके। वो कृतिका की तरह शर्मीला भी नहीं था। वॉशरूम जाकर कपड़े बदलने का उसे जरा भी मन नहीं था। वैसे भी रात में सिर्फ हॉट पैंट को छोड़कर वो अपने सारे कपड़े उतार चुका था, इसलिए इस वक्त वो जाने अनजाने अपनी शानदार फिजिक कृतिका को दिखाकर उसे एम्बैरस कर रहा था। रात को कमरे में अंधेरा होने के कारण कृतिका ने इस बात को नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब इस वक्त निखिल उसके सामने ऑलमोस्ट बिना कपड़ों के था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ देखे। अगर वो इधर उधर देखती तो निखिल समझ जाता कि वो उसे देखने से बचने की कोशिश कर रही है और फिर वो उस पर हंस पड़ता। लेकिन अगर वो उसकी तरफ देखती तो उसकी नजरें उसकी एब्स और उसके लंबे शानदार पैरों पर चली जाती। फिर वो अपनी नजरें उन पर से हटा नहीं पाती। हमेशा से उसे लगता आया था कि निखिल के पैर कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, और अब जब वो उसके पैरों को देख रही थी तो ये बात कंफर्म हो गई थी कि उसका सोचना गलत नहीं था। बार बार नजरें बचाकर देखने से अच्छा है तुम एक बार ध्यान से मेरे बदन को देख लो, निखिल ने उसे छेड़ते हुए कहा। तुम्हें हक है मुझे देखने का, तुम चाहो तो मुझे टच भी कर सकती हो। नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि तुम्हें ठंड नहीं लगती है क्या? कृतिका ने हकलाते हुए बात को बदलने की कोशिश की।
नहीं, मुझे ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती है। निखिल ये कहते हुए कृतिका के पास आया। एक काम करो, तुम मेरे एब्स को छू कर देखो, इससे तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि मुझे ठंड लग रही है या नहीं। कृतिका एकदम चुप रही। उसे ऐसा लग रहा था कि वो लड़का उसे बहकाने की कोशिश कर रहा है। उसने उसकी एब्स की तरफ एक नजर देखा तक नहीं। वैसे भी उसने कपड़ों के नाम पर एक छोटी सी पैंट पहन रखी थी, बस उसकी तरफ ऐसे में वो कैसे देख सकती थी। कृतिका ने देखा कि वो लड़का बड़ी ही बेशर्मी से उसे देखकर हंस रहा था। अचानक से उसका मन भी उसे छेड़ने को हुआ। ऐसी कोई रूल बुक भी नहीं थी जिसमें लिखा हो कि हमेशा लड़का ही लड़की को सता सकता है। अचानक से उसने निखिल को अपनी बाहों में भर लिया। उसके ऐसा करते ही निखिल के पूरे बदन में एक सनसनाहट से पैदा हो गई। उसके बाद उसने निखिल के सिर को अपने दोनों हाथों से थाम थोड़ा नीचे किया और फिर उसके होठों पर एक लाइट किस से कृतिका ने उसे मदहोश कर दिया। ये काफी तेजी से हुआ था, कुछ इस तरह कि कृतिका के होठ जैसे पल भर के लिए उसके होठों के करीब आए थे। बस कृतिका ने निखिल के अंदर के राक्षस को जगा दिया था, लेकिन जैसे ही उसने कृतिका को चूमना चाहा, वो झट से पीछे हट गई। ये इतनी तेजी से हुआ कि निखिल के होठ किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह हवा में किस करने के अजीब से एक्सप्रेशन बना रहे थे। मुझे देर हो रही है, कृतिका किसी लोमड़ी की तरह मुस्कुराते हुए बोली। वो सब उसने जानबूझकर किया था, इसलिए वॉशरूम की ओर भागने से पहले उसने निखिल को देख आंख मारी। वॉशरूम के गेट के पास आकर वो रुकी, पीछे की ओर पलटी और दूर से ही उसने निखिल को एक फ्लाइंग किस दिया। ये करके वो उसे और ज्यादा उकसा रही थी। निखिल उसके पीछे भागा, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ता, उसने वॉशरूम का गेट बंद कर दिया। निखिल अफसोस में बस हाथ मलता रह गया। वो लड़की उसे अपने जाल में फंसा रही थी और वो गधा उसके जाल में फंस भी गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी आंखें इस बार कृतिका के मन को पढ़ क्यों नहीं पाई और उसे उस लड़की पर प्यार भी आ रहा था। एक खास खूबी का मालिक भी इस लड़की के जाल में फंस गया। कुछ ना कर पाने का अफसोस लिए उसने बेबस से अपने कपड़े पहन लिए। कुछ वक्त के बाद कृतिका भी फ्रेश होने के बाद नहाकर अपने कपड़े बदलकर वॉशरूम से बाहर आ गई। जब उसने देखा कि निखिल ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो उसने राहत भरी एक लंबी सांस ली, लेकिन शायद ऐसा करने में उसने जल्दबाजी कर दी थी। निखिल ने अचानक से उसका हाथ थामकर उसे अपने करीब खींच लिया। तुम्हें मुझे जितना सड्यूस करना है कर लो, देखना जब मेरा टाइम आएगा तो गिन गिन कर बदला लूंगा तुमसे मैं। कृतिका फिर से किसी चालाक लोमड़ी की तरह मुस्कुराई और ठीक उस खूबसूरत पल में दरवाजे का डोरबेल बज उठा। मौका देख कृतिका झट से दरवाजे की ओर भागी और दरवाजे के पास आकर उसने दरवाजा खोल दिया। सामने डिम्पल आंटी थी, जो अपने साथ सुबह का नाश्ता लेकर आई थी। देर रात निखिल के आने पर उसके लिए कमरे का दरवाजा उन्होंने ही खोला था, इसलिए वो जानती थी कि निखिल कृतिका से मिलने के लिए आया हुआ है। इस वजह से वो दो लोगों के लिए नाश्ता लेकर आई थी। नाश्ता खाने के टेबल पर रखने के बाद वो तुरंत वहां से चली गई। वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इस दौरान निखिल भी टेबल के पास आकर बैठ गया। फिर उसने कृतिका से कहा, ठीक है, फिर तुम आराम से इस बारे में सोचना कि एक्टिंग कोर्स के लिए तुम्हें कौन सी आर्ट स्कूल ज्वाइन करनी है। मुंबई में पूरी कंट्री के सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट स्कूल है। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम नेशनल फिल्म एकेडमी या नेशनल ड्रामा एकेडमी को ज्वाइन करो। कृतिका भी ये बात जानती थी कि मुंबई में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट स्कूल वही दो हैं, जिसके बारे में निखिल उन्हें बता रहा था। दोनों ही फिल्म एकेडमी की अपनी अपनी खासियत थी। नेशनल फिल्म एकेडमी से कई जाने माने कलाकार फिल्म की दुनिया में आए थे, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी, वो ये कि वे सभी दिखने में काफी हैंडसम और खूबसूरत थे, जो कि उन्हें आगे जाकर पॉपुलर होने में मदद कर रहा था। लेकिन अगर बात नेशनल ड्रामा एकेडमी की जाए तो यहाँ से पॉपुलर होने वाले आर्टिस्ट की सबसे बड़ी खासियत उनकी एक्टिंग स्किल्स थी। वो दिखने में भले ही ज्यादा अच्छे ना हो, लेकिन उनकी एक्टिंग एबिलिटी के सामने बड़े से बड़ा एक्टर भी फेल हो जाता था। यहाँ स्टेज शो पर की जाने वाली मुश्किल एक्टिंग के लिए स्टूडेंट्स को खास तौर से तैयार किया जाता था। शौर्य भी नेशनल ड्रामा एकेडमी से बिलोंग करता था। उसके अलावा जिशान नाम की एक्ट्रेस
जो कि नेशनल ड्रामा एकेडमी से इंडस्ट्री में आई थी, कि एक्टिंग के सामने हर कोई कमजोर दिखाई पड़ता था। सच कहा जाए तो कृतिका खुद नेशनल ड्रामा एकेडमी को ज्वाइन करना चाहती थी। वो सच में एक्टिंग दिल से करना चाहती थी। उसे किसी भी तरह की पॉपुलैरिटी या फेम का लालच नहीं था। वो चाहती थी कि लोग उसे भी उसकी एक्टिंग स्किल्स के लिए जाने, ना कि बस उसके सुंदर दिखने के लिए। नेशनल फिल्म एकेडमी को ज्वाइन ना करने का एक और रीजन सोनाली और अनिकेत थे। उसकी जिंदगी के दो सबसे बड़े दुश्मन, एक वहाँ एक्टिंग सीख रही थी और दूसरा डायरेक्शन। कृतिका किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहती थी जहाँ अनिकेत और सोनाली भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। अगर वो नेशनल फिल्म एकेडमी में जाएगी तो उसे हर दिन उन दोनों को हैंडल करना होता। वैसे तो उसे उन दोनों से जरा भी डर नहीं लगता था, लेकिन फिर भी रोज उनसे उलझकर वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उनसे उलझने से बेहतर होगा कि वो अपना ध्यान अपनी स्टडी में लगाए। उन दोनों को ध्यान में रखकर कृतिका ने सीधे तौर पर जल्दी ही नेशनल ड्रामा एकेडमी में जाने का फैसला कर लिया। निखिल ने उससे इसका कारण नहीं पूछा, बल्कि सीधे सीधे उसने उसकी बात पर हामी भरी। तुम जरा भी फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे एडमिशन से जुड़ा हर मैटर हैंडल कर लूंगा। नाश्ता करते हुए कृतिका को अचानक से कुछ याद आया। मेरे ख्याल से तुम्हारी माँ और तुम्हारी दादी माँ दोनों यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए थे। उसके बाद कृतिका ने निखिल को उन दोनों से हुए अपने इंटरेक्शन के बारे में बता दिया। पहले तो मैं दोनों को पहचान ही नहीं पाई थी। दादी माँ तो ऐसे भी मीडिया में कभी आती नहीं है, इसलिए उन्हें पहचानना काफी मुश्किल था। हाँ, लेकिन पल्लवी आंटी का मीडिया के बीच आना जाना लगा रहता है, इसलिए मैं जल्दी ही उन्हें पहचान गई। फिर उनके साथ वो वृद्ध महिला कौन है, ये पहचानने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगा। निखिल थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, फिर मुस्कुराते हुए उसने कृतिका के गाल पर किस किया। मेरी कृतिका बहुत स्मार्ट है। कृतिका हैरान रह गई। क्या तुम्हें पता था कि वो दोनों यहाँ आए हैं? निखिल ने उसी मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाते हुए कृतिका की बात पर हामी भरी। बाद में अगली सुबह वो तुरंत यहाँ से वापस मुंबई लौट आए, क्योंकि मैंने उन्हें कॉल करके बताया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, ताकि उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। इसी वजह से वो दोनों जितनी जल्दी हो सके वापस मुंबई लौट गए। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं मुंबई एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहा हूँगा। मुझे उनके प्लान के बारे में कुछ देर से पता चला। दादी माँ ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? कृतिका ने ना में अपना सिर हिलाया। उन्हें अपने पीठ पर लाद कर पहाड़ी के ऊपर ले जाने के अलावा उन्होंने उसे कोई भी परेशानी नहीं दी थी। वो ऐसे करके भी कृतिका को परेशान नहीं कर पाई थी। उनकी जगह कोई और वृद्ध महिला भी मुसीबत में होती तो कृतिका उनकी मदद जरूर करती। वो दोनों बस अपना नाम बदलकर उससे मिलने आई थी, ताकि वो उसे परख सके कि वो निखिल के लिए एक सही लड़की है या नहीं। मुझे दादी माँ वैसे काफी प्यारी लगी। उन्होंने अपना राज छुपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन रह रहकर उनसे कुछ न कुछ गलतियां होती रहीं। उन्होंने उन गलतियों को भी सुधारने की कोशिश की, लेकिन उनका राज तो कृतिका के सामने काफी पहले खुल चुका था। कृतिका उनकी बच्चों वाली हरकतों को याद कर हंसने लगी। वापस लौटने के बाद तुम्हें लेकर दादी माँ की सोच में काफी बदलाव आया। वो तुम्हारे लिए उतनी सख्त नहीं दिख रही थी जितनी वो तुमसे मिलने के पहले थी। मेरे ख्याल से उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अपने ईगो में वो तुम्हें एक्सेप्ट ना करने का दिखावा कर रही हैं। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। कृतिका भी ये बात समझ चुकी थी। निखिल की दादी माँ उस गरजने वाले बादल की तरह थी, जिसे बस गरजना आता था, बरसना नहीं। नाश्ता करने के बाद निखिल खुद कृतिका को ड्राइव कर फिल्म लोकेशन पर लेकर गया। फिल्म लोकेशन से थोड़ा पहले निखिल रुक गया। वो एंट्रेंस के अंदर नहीं जाना चाहता था। लोकेशन पर मौजूद डायरेक्टर दिवाकर, अनुष्का और बाकी के एक्टर्स से इंटरेक्ट करने का उसका जरा भी मन नहीं था। कृतिका भी यही चाहती थी कि निखिल लोकेशन पर ना आए, और जब उसने देखा कि निखिल के मन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था, तो उसने उसे साथ में अंदर आने के लिए फोर्स नहीं किया। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ऐसे मुझे ज्यादा सीन्स शूट नहीं करने हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी वापस आ जाऊं। कृतिका ने निखिल की आंखों में झांकते हुए कहा। उसका उसे सेट पर छोड़ने के लिए आना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे फिल्म की लोकेशन कोई खतरनाक जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी निखिल का उसके साथ वहां उसे छोड़ने आना
उसे अलग ही तरह का सुकून दे रहा था। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि शूटिंग के लौटने के बाद कोई उसके कमरे में उसका इंतजार कर रहा होगा। उसे किसी भी चीज से या किसी भी वजह से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। पहले उसकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिस पर वो डिपेंड कर सकती थी। उसने कभी किसी पर डिपेंड रहने की कोशिश भी नहीं की थी। जिन लोगों पर उसे डिपेंड करना चाहिए था, उन्हें उसकी परवाह नहीं थी, जैसे उसके डैड, जिसने कभी उसकी खैरियत नहीं पूछी, और उसकी सौतेली माँ, जिसने हमेशा उसे हर्ट करने की कोशिश की। वो अपनी माँ पर डिपेंड कर सकती थी, लेकिन उनकी बीमारी की वजह से वो खुद कृतिका पर डिपेंडेंट हो गई थी। उस वक्त उसका ख्याल रखने वाला उसके खुद के सिवा और कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही निखिल ने उसकी जिंदगी में कदम रखा, उसकी जिंदगी एकदम से बदल गई। वो हमेशा उसका ख्याल रखता था, यहाँ तक कि कई बार उसके सामने आने वाली प्रॉब्लम्स को वो उस तक पहुंचने से पहले ही सॉल्व कर देता था। वो उसका इस कदर ख्याल रख रहा था कि वो उस पर डिपेंड करने लग गई थी। चाहे वो उसका पिछला जन्म हो या ये जन्म, उसने कभी भी किसी को उसके लिए इतना केयरफुल होते नहीं देखा था। इस वजह से उसे पता ही नहीं चला कि वो कब से निखिल पर डिपेंड करने लगी थी। उसे निखिल पर डिपेंडेंट रहने में जरा भी डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे उस पर अपने आप से ज्यादा भरोसा था। वो कार से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक से पलटकर उसने निखिल के माथे को प्यार से चूम लिया। अब मैं चलती हूँ। कृतिका को सेट के अंदर जाते हुए देखने के बाद निखिल वापस से होटल लौट आया। वो सच में काफी थका हुआ था, इसलिए वापस कृतिका के कमरे में लौटने के बाद वो सीधे बिस्तर पर जा गिरा